अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, एक तरफ व्हाइट हाउस की मेज पर बिछे हुए ईरान के नक्शे और दूसरी तरफ तेहरान की पार्लियामेंट में 90% यूरेनियम अफसूदगी की धमकी। शतरंज की ये बसात अब उलटने वाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस में कौमी सलामती का एक इंतहाई अहम और हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसने आलमी सियासत में खलबली मचा दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस मीटिंग के वाहिद एजेंडा ईरान के खिलाफ रुकी हुई जंग को दोबारा शुरू करना है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर ज़रात को सिर्फ अमेरिका और चीन ही काबू कर सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी के पास ये सलाहियत ही नहीं। इस मंसूबे के तहत अमेरिकी बहरिया अपनाए हुर्मुज़ में दाखिल होकर ईरानी असर रसूख को ख़त्म करेगी। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप इन 25% ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं, जिन्हें अब तक छोड़ दिया गया है। अगरचे इसराइल ट्रंप पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरानी अफसूदा यूरेनियम के जखीरे पर कब्जे के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजे, मगर ट्रंप इस ऑपरेशन के खतरात के पेश नज़र ताहाल हिचकिचाहट का शिकार है। ट्रंप का मानना है कि ईरान जौहरी हथियार कभी हासिल नहीं कर सकता और उसके लिए वो वेनेजुएला जैसी नाकाबंदी का मंसूबा बना रहे हैं। ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ जंग बंदी लाइफ सपोर्ट पर है। उधर अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पसे पर्दा इसराइल और अमेरिका का साथ देते हुए ईरान के लावान जजीरे पर ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने यूएई पर तारीख के बदतरीन 2800 मिसाइल और ड्रोन हमले किए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये हमले इसराइल पर किए गए हमलों से भी ज्यादा थे, जिसने अमाराती मईशत को हिला कर रख दिया। ईरान अब यूएई पर इतना दबाव डालना चाहता है कि वो ट्रंप से जंग रोकने की अपील करे। दूसरी जानिब ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने वार्निंग दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो ईरान 90% यूरेनियम अफसूदगी शुरू कर देगा, जो कि बराह रास्त एटम बम बनाने की दहलीज है। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने वाज़ेह कर दिया है कि तेहरान के 14 नुकाती फार्मूले के अलावा कोई रास्ता कबूल नहीं किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल में चीन का किरदार बहुत अहम है। ट्रंप 13 मई को बीजिंग जा रहे हैं, लेकिन इस दौरे से ठीक पहले अमेरिकी महकमे खजाना ने चीन और हांगकांग की उन कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं जो ईरान को तेल की तरसील या हथियारों में मदद दे रही थी। ट्रंप का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग अपनाए हुर्मुज़ का मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन बीजिंग ने अमेरिकी पाबंदियों को गैर कानूनी करार देकर मजम्मत की है। लेकिन इन तमाम सफारती कोशिशों के बीच खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सराय नौरंग में होने वाले बम धमाके ने, जिसमें 7 अफराद जहां बाक हुए, ये साबित कर दिया है कि जब आलमी सतह पर जंग के बादल मंडलाते हैं तो उसके साए दूर दूर तक दहशतगर्दी की सूरत में फैलते हैं। क्या ट्रंप का आइंदा दौरा चीन इस बहरान का कोई हल निकाल पाएगा? क्या इस बार अमेरिका का ईरान पर हमला बाकायदा सबसे बड़ी जंग का आगाज होगा? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनर राउंड अप में। जनरल साहब, आज की सबसे अहम और तशवीशनाक खबर यह है कि सदर ट्रंप ने कौमी सलामती टीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें अमरीकी वजीर जंग और मार्को रूबियो जैसे हॉक्स शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका वाकई ईरान में बकिया 25% अहदाफ को निशाना बनाकर जंग का दायरा मुकम्मल करना चाहता है, जैसा कि अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है? मेरा ख्याल है बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और अमेरिका दोबारा ईरान के ऊपर जो है हमले नहीं करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप साहब ने पूरी एफर्ट की। उनकी कोशिश थी कि उनका चीन का दौरा जो 13 से 15 मई का है अनाउंस हो चुका है, उस पर जाने से पहले ईरान से किसी तरह का एमओयू साइन कर लेते। और ईरान ने देखिए उन्हें जो जवाब दिए हैं उसमें वो अपनी बात तो करते हैं से सैंक्शन हटवाएं, मुकम्मल जंगबंदी करें और हम पे दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, हमें कंपनसेशन दें, लेकिन न्यूक्लियर पे वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते। और चाहे पिछले साल जंग हुई, इस साल वो हुई न्यूक्लियर के ऊपर है। और अमेरिका ने बड़ा क्लैरिटी को बताया है कि हम अलाउ नहीं कर सकते कि आप न्यूक्लियर हथियार बनाएं। और ईरान खुद कहता है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते। भाई, अगर आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते तो फिर क्या मुश्किल है? और बैनुल-अक़वामी क़वानीन आपको इजाज़त देते हैं कि पीसफुल उसकी यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन आपने 60% इनरिच करके यूरेनियम भी अपने पास रखा हुआ है, वो तो वेपन ग्रेड यूरेनियम है।
तो मेरा ख्याल है ईरान को भी रियलाइज करना चाहिए और इस मौके का जब अमेरिका उन्हें डील देना चाहता है उसका फायदा उठाना चाहिए। और 47 साल हो गए जब से ये रिजीम आई है, ईरान के अवाम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, तो ये उनको चाहिए कि पाबंदियां उठवाएं और अपने एसेट जो फ्रीज हुए हैं जो 120 बिलियन डॉलर के करीब है वो उनसे फायदा उठाएं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और जो है पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर की जो है उनकी जो प्रोफिशिएंसी है, जो टेक्नोलॉजी उनके पास है वो पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ट्रम्प साहब जा रहे हैं, अब ये सारी बातचीत देखें बीजिंग में होगी। जब वहाँ जो ट्रम्प साहब शी जिनपिंग से मिलेंगे, उनके अपने काफ़ी सारे मामलात हैं जिसमें साउथ चाइना सी का है, जिसमें ताइवान का है, जिसमें उनका ट्रेड डेफिसिट है, जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स की बातचीत करनी है। उसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एजेंडे में होगा। और मेरा ये ख्याल है कि उसके बाद दुनिया को अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और अच्छी खबरें एक और मीटिंग इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही होगी और इस्लामाबाद से दुनिया को अमन की नवीद और मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये लेकिन ट्रम्प का जो ये कहना कि जंगबंदी लाइव सपोर्ट पर है, अस्करी नुक्ते नज़र से आपके ख्याल में क्या है? क्या ये यूएस कोई लिमिटेड काइनेटिक एक्शन लेना चाहेगा या फिर कोई फुल स्केल इन्वेजन की तरफ जाएगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका देखिए कुछ भी कर सकता है, सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी में उनका कोई भी मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता। और चाइना भी उन्हीं की टेक्नोलॉजी को देखें इस्तेमाल करता रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग करते रहे हैं और जो उनका एज है वो काफ़ी अर्से तक इसमें टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में और उनका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल है वो काफ़ी अर्से तक बरकरार रहेगा। बट मेरा नहीं ख्याल, देखें उन्होंने जो पिछले आज 73वां दिन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तकरीबन हर शहर को ईरान के हिट किया है और काफ़ी उन्होंने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। उनकी लीडरशिप खुद वो कहते हैं ट्रम्प साहब, मैंने उनकी लीडरशिप ए लेवल की और बी लेवल की, मैंने वहाँ से उनको हमने निशाना बनाया और अब तीसरे दर्जे की वहाँ लीडरशिप है, ये तो ट्रम्प साहब कहते हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? और दुनिया देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का ना पिछले साल जिक्र हुआ क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं। जब ईरान को दीवार के साथ लगाया गया तो ईरान ने अपना जोग्राफिकल जो था एडवांटेज वो इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में उसने ब्लॉकेट लगाया और कहा कि इस पे हमारा कंट्रोल है और कोई जहाज हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। और अब ये क्योंकि दुनिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बहरी गुजरगाह है और पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से दुचार हो गया है। अब ईरान से ज्यादा लोग जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात कर रहे हैं। हुर्मुज पे ईरान ने एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है, अल्टीमेटली वो बैक ट्रैक करेगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलना होगा। आधा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जैसे आपको पता है टोटल 21 नॉटिकल माइल है, उसमें 11 नॉटिकल माइल ईरान के हिस्से में आते हैं और 11 नॉटिकल माइल ओमान के हिस्से में आते हैं। तो ईरान ने एक हार्ड स्टांस तो लिया हुआ है, लेकिन जब बातचीत होगी मेरा ख्याल है ईरान को और यूएस दोनों को, पाकिस्तान में जैसे दोनों उस पर भरोसा करते हैं, दोनों उसकी तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन रोल अदा कर रहा है और हमें उस पर पूरा एतमाद है। और ट्रम्प साहब पाकिस्तान के लीडरशिप को एक शानदार लीडरशिप करार देते हैं। फील्ड मार्शल साहब को बेहतरीन वो अपना कहते हैं कि मेरा मोस्ट फेवरेट जो है फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। बट देखिए इसमें स्पॉयलर्स भी हैं, खास तौर पे इजराइल। जैसे आज नेतन्याहू ने देखे एक सीबीएस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे और अमेरिका के तल्लुकात खराब कर रहा है। तो देखिए पाकिस्तान की जो इनग्रेस है और पाकिस्तान की बातचीत जिस तरह से अमेरिका सुन रहा है वो इजराइल भी उसकी जो है उसको महसूस कर रहा है और उसे सीबीएस पे आके कल एक 60 मिनट के इंटरव्यू में कहना पड़ा कि पाकिस्तान हमारे और अमेरिका के तल्लुकात खराब कर रहा है। और आपको जैसे पता है कि सीबीएस जो है ये पैरामाउंट कंपनी का उसके अंदर काम करता है और पैरामाउंट कंपनी को आपको पता है कि डेविड एलिसन और लैरी एलिसन उसको होल्ड करते हैं, जो कि नेतन्याहू के बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं। उन्हें फाइनेंशियल एड देते हैं और उनके इजरायली डिफेंस फोर्सेस को एड देते हैं। इसलिए आपने ये स्टोरी सुनी कि ईरानी जहाज एक RC-C-130 को चकलाला एयर बेस पे देखा गया है। उनको ये एहसास होना चाहिए, देखें ये जो C-130 का जिक्र किया गया ये अमेरिकन जहाज है और जैसे ही अमेरिकन जहाज कहीं भी दुनिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं उनका इंजन जब स्टार्ट होता है या क्लोज करते हैं तो अमेरिकन उसको ट्रेस करते हैं। तो यहीं पे देखें हमने अगर इसको छुपाना होता तो हम कहीं इसको गिलगित के एयरपोर्ट पे ले जाते, स्कर्दू पे रखते या कहीं दूर अफ्तादा बलूचिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे ले जाते। तो नूर खान एयरपोर्ट तो देखें मोस्ट पिक्चरस और फोटोग्राफ्ड एयरपोर्ट है पाकिस्तान का, तो यहाँ हमने क्यों रखना था? यहीं
उतरे। तो मेरा बताने का आपको मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो रोल है पीस मेकर और एक ट्रस्टेड पार्टनर और कंट्री ईरान और अमेरिका की सुलह कराने में, उसको इजराइल ने भी महसूस किया है और उसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, स्पॉयलर्स तो मौजूद हैं। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। जनरल साहब, वॉल स्ट्रीट की एक जर्नल के मुताबिक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा है कि यूएई ने लवान रिफाइनरी पर हमला किया और जवाब में 2800 मिसाइल खाए। एक फौजी माहिर के तौर पर आप इस शेडो वॉर के खुलकर सामने आने को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऐसे देखता हूं कि हमने तो उसे देखिए कंडेम किया है। हमने ईरान को समझाया कि देखिए, आप किसी भी जीसीसी कंट्री में, किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में आप हमला ना करें। बट देखें, जो यूएई और इजराइल का जो मेल जोड़ था, जो नेक्सस था, इजराइल से देखिए 15 से 20 फ्लाइट्स डेली ऑपरेट करती हैं तेल अवीव के लिए। सर, वहां पे अब तो आयरन डोम की तैनाती हो गई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं इसी पे आ रहा था कि जब इसने ईरान ने यूएई पे अटैक किया तो इजराइल ने अपना आयरन डोम वहां भिजवाया, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स भेजे और इजरायली वहीं से ऑपरेट करते रहे। तो ईरान को इस बात पे गुस्सा था कि देखिए, आप हमारे साथ हैं और मुसलमान होके आप एक ऐसी यहूदी रियासत के साथ मिल गए हैं जो पूरे ग्रेटर इजराइल का देखें वो सोचता है, वो तमाम मिडिल ईस्ट की रियासतों को अंडरमाइन करता है। तो उसके रिस्पॉन्स में मेरा ख्याल ईरान ने उन पे स्ट्राइक किए। बट ऑल सेड एंड डन, हमने फिर भी ईरान को समझाया कि आप किसी भी मिडिल ईस्ट के ममालिक पे अटैक ना करें, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। बट ये ईरान की तरफ से एक था, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन में उन पे हमले किए और पिछले 48 घंटों में भी देखें उन्होंने उसमें 3 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 उन्होंने ड्रोन्स पे स्ट्राइक किया है। बट ज्यादातर आयरन डोम ने वो हमले नाकाम बनाए हैं। और दूसरा जो आपने इजराइल का जिक्र किया है, इजराइल नो डाउट ट्रंप पर दबाव भी डाल रहा है कि स्पेशल फोर्सेस के जरिए अफजूदा यूरेनियम के जखायर पर कब्जा किया जाए। डज द यूएस मिलिट्री हैव द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट such a high risk extraction operation without triggering a regional conflict? देखिए, ये तो बातचीत है और मेन इशू यही है कि ईरान अमेरिका से एग्री करे कि हम वेपन ग्रेड जो है वो कोई एटॉमिक हथियार बनाएंगे और ये यूरेनियम जो है जो 60% वहाँ पड़ा हुआ है इनरिच होके, इसको ग्रेजुअली डिग्रेड करेंगे या किसी भी तीसरे मुल्क के हवाले कर देंगे। तो देखिए, मेन चीज यही है, न्यूक्लियर इशू है, उससे रिलेटेड इनरिचमेंट है और फिर मिसाइल प्रोग्राम को कैप करना और प्रॉक्सीज को कंट्रोल करना और साथ इससे लिंक्ड है ईरान से सैंक्शन हटाना और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलना और अमेरिका का ब्लॉकेट को उठाना। दोनों फेस सेविंग चाह रहे हैं और एक स्पिरिट नैरेटिव के साथ जंग को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, और ईरान ने तो 90% यूरेनियम अफजूदगी की वैसे भी धमकी दी है। अगर ईरान ब्रेक थ्रू कैपेसिटी हासिल कर लेता है तो खित्ते में ताकत का तवाजुन किस हद तक बदल जाएगा? देखें, ईरान को तो हम देखें 1996 से जब नेतन्याहू ने पहली दफा हुकूमत बनाई, उस वक्त से वो कह रहा था कि ईरान महीनों दूर है, फिर हफ्तों पे आ गया और फिर 2014-15 में बयान देता रहा कि बस वो चंद दिनों की दूरी पे है और फिर 10-12 साल गुजर गए, ईरान न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना सका। और अब पता ये चला कि मैक्सिमम उनके पास 450 किलोग्राम का 60% इनरिच यूरेनियम है। अभी भी इस यूरेनियम को किसी न्यूक्लियर डिवाइस में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें 90% से ज़्यादा इनरिच करना होगा, जो मेरा ख्याल है ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इसको नहीं कर सकेंगे और इसी पे उन्हें कैप करना होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाना चाहते, जैसे अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह चुके हैं, तो उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत करके गिव एंड टेक से दुनिया में खुद भी इसका फायदा उठाना चाहिए और दुनिया में भी इससे और खित्ते में भी अमन कायम होगा। बट सर, बयानात से बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा है। ईरान का दावा है कि वो तलाफी के तौर पर वो कुछ करेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ ईरान स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड देयर एबिलिटी टू ब्लॉकेट ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज? देखें, ये बयानात होते हैं और इस किस्म के बयानात से जितना परहेज किया जाए वही अच्छा है। देखिए, सीज फायर है और पिछले 36 घंटों में इन्होंने जो पैगाम भेजा वो अमेरिका ने रिजेक्ट किया। ना अमेरिका इन पे हमले कर रहा है, ना ईरान देखें इन पे हमले कर रहा है और थोड़ी मोटी जहाज जो है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर रही है। तो देखिए, बयानात और होते हैं, ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होते हैं। अमेरिका ने भी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है और ईरान भी एक एक्सट्रीम पोजीशन से बात कर रहा है। मेरा ख्याल है जब बातचीत होगी, गिव एंड टेक होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान उसमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान का किरदार इतना इफेक्टिव है, जैसे मैंने पहले कहा कि नेतन्याहू को ये स्टेटमेंट आके टेलीविजन पे देनी पड़ी
कि पाकिस्तान हमारे और अमेरिका के तल्लुकात को ख़राब कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो रंग ला रही है और अमेरिका की मिलिट्री कमांड और उनकी सियासी क़यादत को पूरा पाकिस्तान के रोल का अदारक है। देखिए, अमेरिका के सैटेलाइट जो है वो इतने इफेक्टिव है कि दुनिया में हर जगह चप्पे चप्पे का वो उसको मॉनिटर करते हैं। इंडिया के सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से दिन में एक दफ़ा जरूर गुजरते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने इस जहाज़ को कहीं छुपाना होता तो हम इसे किसी और जगह रखते। पाकिस्तान का किरदार बड़ा ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान का कोई मोटिव नहीं इसके सिवा कि ईरान और अमेरिका की सुलह हो, इस खत्ते में अमन हो और पूरे दुनिया जो अमन की खबरें सुनना चाह रही है और पूरी दुनिया की इकॉनमी उसकी इफेक्टिव है। तो पाकिस्तान सिर्फ खत्ते में और पूरी दुनिया में अमन का ख्वाह है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो कोशिशें अल्लाह के फजल से वो रंग लाएंगी और ईरान और अमेरिका में बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और जल्द हम अच्छी खबर पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया को सुनाएगा। नो डाउट, जहां अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू होने की बात है और पाकिस्तान मुसलसल अपनी काविशें जारी रखे हुए है अमन के लिए, तो वहीं पाकिस्तान में सर हालिया सराय औरंग धमाका और फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की बढ़ती सरगर्मियां, क्या ये बैरूनी दबाव के तहत पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कमजोर करने की कोशिश है कि एक तरफ पाकिस्तान अमन की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना है? देखिए, ये दुनिया के डबल स्टैंडर्ड है और ये दुनिया की बड़ी हार्श रियलिटी है। अब पाकिस्तान पिछले देखें जब से ये वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत आई है और कितना इन्होंने पाकिस्तान के देखे इन्होंने हमें दगा दिया और नाशुक्री की और इंडिया के साथ जा घुसे और उनसे मिले और पाकिस्तान में उनसे पैसे लेके दहशतगर्दी करवा रहे हैं और हमें 200 से ज़्यादा डेली देखें ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं और बल आखिर हमने अपनी सरहद उनसे सील की और तिजारत को ख़त्म किया। तो दुनिया बजाय ये बताए कि पाकिस्तान जो उन पे स्ट्राइक कर रहा है उस पर इतने लोग मारे गए, भाई आपको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जो 200 से ज़्यादा डेली इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करता है और देखिए पिछले सिर्फ 48 घंटों में 22 पुलिस के हमारे देखें एहलकार और सिविलियन शहीद हुए बन्नू और लकी मरवत में। क्या दुनिया को ये नजर नहीं आ रहा? वो देखें और साथ क्यों एड दे रहे हैं और क्यों ये उनको नजर नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा कोशिश पाकिस्तान के देखें ऑपरेशन ग़ज़बुल हक पे हमने कितने टारगेट्स को एंगेज किया और अभी तक देखें अफगानिस्तान में ये फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज की जो पनाहगाहें हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो अफगान गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट कर रही है, क्यों नहीं खत्म हो रही? तो हमने पाकिस्तान पाक धरती को इन काली भेड़ों से सफाया करना है। जहां तक पाकिस्तान की वैसे सालमियत और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, देखिए हमारा एक फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशन से लेके अनकन्वेंशन तक। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अंडरमाइन नहीं कर सकती। पाकिस्तान इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर, पाकिस्तान की ताकत का सफर और पाकिस्तान का दुनिया की स्टेज पे एक अहम और जिम्मेदार मुल्क होने का जो सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह जारी और सारी होगा और हर आने वाले दिन के साथ हम तरक्की की मंजिल तय करेंगे और पाकिस्तान की तौकीर में इजाफा होगा और हमारे दुश्मन इंशाल्लाह अपने नापाक इज़ाम में हमेशा नाकाम रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दफाई तज़कियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड कृषि साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त है थोड़ी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए है माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर शाज़िया अनवर चीमा साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। शाज़िया साहिबा, सदर ट्रंप ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ हंगामी इजलास बुलाया है। आपके ख्याल में क्या वाशिंगटन में डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका है और अब सिर्फ मिलिट्री ऑप्शंस ही मेज पर बाकी रह गई हैं? Do you believe Trump is trying to rewrite the rules of engagement with Tehran by completely discarding previous diplomatic frameworks? देखें, Trump is not doing like Trump is not writing any rules or not rewriting any rules, but because Trump is alone, Trump is in a huge quagmire, so there is no way out for Trump. अगर आप वन लाइनर को पूछना चाहें, उनकी डिप्लोमेसी जो है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेसी है ही नहीं। वो एक हौश पौश हाफ कुक्ड जो है वो एक प्लान है जिसको चाइना को टारगेट करने के लिए, कंटेन करने के लिए, ईरान की लिंचपिन को ख़त्म करने के लिए अपना खुद को इन्होंने पूरा एग्जॉस्ट कर दिया है और दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और जब आपका जो एक आपने अपना भरम बनाया होता है और वो एक्सपोज हो जाता है, then you show the symptoms what Trump and Trump administration is showing right now. तो ये सबसे बड़ा मसला है। आज की सलामती कौंसिल के इजलास में भी इनकी हाइपर रेटोरिक जरूर होगी
इनका रेटोरिक आपको बहुत ही ज्यादा जो है वॉर मॉन्गरिंग करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे इनके पास वॉर की क्या ऑप्शन है? क्या ये ग्राउंड इन्वेजन करेंगे? इतनी बड़ी ज्योग्राफियाई हकीकत पे कहाँ से लाएंगे ये 7-8 लाख फौजी? कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे? कैसे वो यहाँ सस्टेन करेंगे? तो अगर इस ऑप्शन को हम माइनस करें तो फिर ऑप्शन बचती है कि आप हैवी बम्बार्डमेंट करें क्लस्टर बॉम्ब से, या जो ग्रेविटी बॉम्ब्स होते हैं, या फिर आप न्यूक्लियर अटैक कर दें, जो जिसे स्ट्रेटेजिकल टैक्टिकल न्यूक्स कहते हैं, जिनको ये कहते हैं जी बहुत बड़ी तबाही नहीं फैलाते, जो भी वो हैं। तो इन दो को करने के बाद भी इनके पास क्या ऑप्शन है कि ईरान जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा, और उसकी रिटेलिएशन का रुख जो है वो कहाँ जाएगा? तो इस सारी सूरत हाल में ट्रंप ने एक वीकेंड वॉर स्टार्ट तो कर दी है, मगर अब इससे निकलना कैसे है ये उनको नहीं पता। उनको एक ग्रेसफुल ऑफ रैंप जरूर दिया जा रहा है। यही उनको चाइनीज की साथ जो उनकी मुलाकात होने वाली है कल, जो उन्होंने ट्रेवल करना है, जी। तो वहां पे भी चाइना उसको रियलिटी चेक ही देगा कि आपके पास ये लास्ट चांस है एक ग्रेसफुल ऑफ रैंप लेने का। आपको एक JCPOA 2.0 भी मिल जाएगी। आपको हम एक स्टेट ऑफ होर्मुज पे रिटोरिकली ये भी कहलवा देंगे कि ये ईरान कंट्रोल नहीं कर रहा, उस पर कोई सिंडिकेट बनेगा या कोई कंसोर्शियम बनेगा, बट हम आपके लिए, आपकी जीत के लिए ये कहलवा देंगे, लेकिन ये ओपन वाटरवेज नहीं रहेंगे ताकि फिर आप दोबारा हमें कंटेन कर लें। जिस तरह इंडोनेशिया को आप उकसा रहे हैं कि स्टेट ऑफ मलाका जो है उसके ऊपर टॉल लगा दो या उसको क्लोज कर दो, या फिर ये कि साहिल का पूरा रीजन जो है वो आग में झोंका हुआ है, वहां पे एक साइड पे जो है वो अमेरिका के बैक्ड मिलिटेंट्स जो हैं वो फाइट कर रहे हैं माली, बर्किना फासो, चाड और नाइजर में, और दूसरी तरफ जो है वही चाइना, रशिया, चाइना के इंटरेस्ट उसके हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की माइंस की जो है उन्होंने ठेके लिए हुए हैं। पूरा बेल्ट एंड रोड जो है वो अफ्रीका में चाइना का है, और रशिया के वागनर फोर्सेस जो हैं वो साहिल रीजन के कंट्रीज ने खुद अपनी हेल्प के लिए बुलाए हुए हैं। तो अब ये जंग जो है दुनिया के अंदर 3 फ्रंट्स पे जो है वो हॉट जो कैपेसिटी में हमें दिखाई देती है। एक ईरान में, एक यूक्रेन में, और अब जो है वो साहिल का पूरा रीजन जो है वो आग में झोंक रहा है। तो ये मैं हमेशा से अर्ज करती हूँ कि दिस इज अ वॉर बिटवीन 2 सिस्टम, इट्स अ वॉर बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ जो है वो अपनी हेजमनी और अपने टाइम को छोड़ना नहीं चाह रहा है, और ग्लोबल साउथ जो है वो अब इस सब्जुगेशन से बाहर निकलना चाहता है। तो अब ट्रंप की मर्जी है, वो इस जंग को जितना बढ़ाना चाहते हैं, लिंगर ऑन करना चाहते हैं, कर लें, लेकिन लिंगर ऑन करने के बाद भी उनके पास अभी आप चाइना की जो बात कर रहे हैं, ट्रंप साहब ने भी कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ज़रात को सिर्फ अमेरिका और चाइना ही काबू कर सकते हैं। What kind of great power collaboration is Trump envisioning where China is expected to help Washington curb Iran's nuclear ambitions? चाइना को ग्रेट पावर के विजन में नहीं अमेरिका देख रहा है, ना ही वो ये समझ रहा है। तब कोई उनके खान में ये खुसर पुसर जरूर कर रहा है कि दैट कुड बी एन ऑप्शन, दैट कुड बी योर ऑफ रैम्प, सो गो फॉर दैट। अगर चाइना ये कहता है कि वो जो न्यूक्लियर डस्ट है हम अपने पास रख लेते हैं एंड वी हैव द कंट्रोल फॉर ऑफ दैट, तो जाने दें, इस बात को भी करने दें। तो ये अभी 2 घंटे बाद ये बयान भी आपको तब्दील नजर आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है, ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे अपनी मखासमत में या मुझे पर्सनली जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पसंद नहीं है, नहीं, ये सबके साथ यही प्रॉब्लम है। हम जिस अजाब से गुजर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्सिंग, डिसाइफरिंग एंड कनेक्टिंग द डॉट्स, हमसे पहली जनरेशन एज एन एनालिस्ट ऐसा इससे नहीं गुजरी है। आप एक मैडमैन थ्योरी के साथ किस तरह से आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। अभी ये आपके सामने कह रहे हैं जी कि हम चाइना और अमेरिका जो है मिलकर ईरान को संभाल लेंगे। चाइना तो ईरान की जंग में उसका साथ दे रहा है, तो ये बाय डेफिनेशन चाइना इज फाइटिंग विद यू। तो आप कैसे उसके साथ वहां पे आ जाएंगे? और अभी जो उनके जो है एयरफोर्स 1 के उसके ऊपर पूछा है उनसे सवाल, तो उन्होंने कहा है कि हमें ईरानी अवाम को हथियार देने चाहिए क्योंकि वो रिटेलिएट करना चाहते हैं। तो आप एक तरफ तो वहां पे जो है वो क्राइम कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। मैम, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन को इस वक्त दुनिया सबसे बारीकी से देख रही है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चीनी सदर से मुलाकात के दौरान या बाद में ट्रंप कोई मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान कर सकते हैं और मुआहिदा हो सकता है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ट्रंप चीन से वापसी पर पाकिस्तान भी आ सकते हैं। क्या आप समझती हैं कि चीनी सदर बतौर गारंटर इस मुआहिदे में शामिल होकर दोनों फ्री कैन को राजी कर लेंगे?
मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक कि चाइना जो है वो गारंटोर बनेगा। चाइना रियलिटी चेक देगा और बहुत ब्रूटल रियलिटी चेक देगा। चाइना ने ऑलरेडी इनकी सैंक्शंस को बिल्कुल खत्म कर दिया है, तो वो हथियार तो खत्म हो गया जिससे ये दुनिया के मुल्कों को तबाह बर्बाद करते थे, उनकी इकोनॉमी बर्बाद करते थे, कलर रेवोल्यूशन लेके आते थे, पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करते थे, लोग सड़कों पे निकल आते थे भूख के मारे। तो वो सैंक्शंस का हथियार तो गया। तो चाइना इनको बहुत ब्रूटल जो है रियलिटी चेक देगा ट्रंप को, जो कि शायद उनके जो घोस्ट विस्परर है उनके कानों में अभी तक नहीं डाल रहे कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगेन, क्या आप हिस्ट्री में न्यूक्लियर अटैक करने वाले प्रेसिडेंट बन के जाना चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ से एक ग्रेसफुल ऑफ रैंप लेना चाह रहे हैं, जो कि हम आपको प्रोवाइड करने पर तैयार हैं। पाकिस्तान और उसके एलाइज और पार्टनर्स जिस ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं उसके अंदर ये बाकायदा चीज मौजूद है कि अमेरिका को या कोई भी एम्पायर अपने वक्त की हो, उसको ह्यूमिलिएशन से बचाना जरूरी होता है, वरना फिर उसके पास ऑप्शंस नहीं रहती। तो अगर आप खुद अमेरिका खुद से ये समझ के बैठ गया है कि अब मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो फिर तो क्या इसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन चाइना के अंदर जो गारंटोर बनना और चाइना का ये कहना कि जी आप इस जंग को बंद कराएं या इन शराइत पे, चाइना ने रियलिटी चेक देना है जो हो सकता है ये बाहर आके लोगों को बताए नहीं, और फिर उस रियलिटी चेक के बाद हो सकता है कि चाइना फिर इनको थोड़ा सा ये भी समझा दे जो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए प्रेजेंट कैसे करें। तो उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि JCPOA जो 2.0 आपको करवा के देते हैं, उसमें हम आपके लिए क्या चीजें बीच में हम ऐड करवा देते हैं जो आपकी विक्ट्री लगेगी और बराक ओबामा से आप थोड़े से एक स्टेप आगे दिखाई देंगे। या स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसका कंट्रोल का कंसोर्शियम या सिंडिकेट में कौन कौन से मुल्क डालेंगे, जिसको आप पहले शोर मचा लीजिएगा कि ये मुल्क जरूर शामिल करिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें जो हैं, जो इनको सूट करती हैं, जो इनको इस वक्त समझ आती हैं, ये बातें इनसे की जाएंगी और इनसे कहा जाएगा कि आपके पास वापसी का रास्ता है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जो पेंटागन के अंदर डीप स्टेट जो है वो जो उसके मंसूबे दिनों या महीनों पे नहीं होते, सामने के फेस चेंज होते रहते हैं। उन्होंने अगर चाइना को आने वाली सदी का सबसे बड़ा जो ताकतवर मुल्क नहीं बनने देना है, तो ये उसका आखिरी मौका है, और उस आखिरी मौके को हथियाने के लिए उनको ईरान को डिसफंक्शनल करना, कमजोर करना बहुत जरूरी है। इंडोनेशिया को कहना कि मलाका स्ट्रेट को अपने काबू में कर लो, जिबूती में जाके दोबारा से जंग शुरू करवा देना, इधर से स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है उसको कहना कि ये वाटरवेज ओपन है, हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी वही जंग है, आने वाली सदी की मिनरल्स की वॉर है, आने वाली सदी में रिसोर्सेज और सप्लाई चेन की गेम है, जिसमें अमेरिका 40 साल पीछे है, और उस 40 साल के गैप को ब्रिज करने के लिए अब ये अंधाधुंध जंगे करने पे शुरू हो गया है। साहिल के रीजन में ये क्यों पहुंचे हुए हैं, वहां पे ये मिलिटेंट्स को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी चाइना का इंटरेस्ट है। तो चाइना बेवकूफ तो नहीं है, चाइना क्यों किसी चीज की गारंटी देगा, और वो भी अमेरिका की गारंटी देगा। चाइना इनको बात बताएगा और बाद में जो लोगों के सामने करेगा, वो हो सकता है आपको लगे कि अमेरिका जो है उसको कहीं से कोई एज मिल रहा है, कोई लीवरेज मिल रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा किसी भी अकल रखने वाले बंदे को इस वक्त समझ आ रही है कि अगर ईरान जैसी मिडिल पावर एक एक्सपोज ये इस सदी का दिखा सकती है कि ये कैपेसिटी है टोटल अमेरिका की, इतनी सी आप अगर हिम्मत दिखाएं, तेहरान तो ये अभी आपकी भी स्ट्रेटेजी तो मैं और बिल्कुल अभी भी कह रही है कि 90% यूरेनियम मौजूदगी की वो तो धमकी दे रहे हैं कि हम तो यूज करेंगे इसको। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर के तौर पर आप इसे महज एक डिप्लोमेटिक ब्लफ समझती हैं, या ईरान वाकई एटमी तजर्बे की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? मुझे ईरान के साथ सिर्फ एक ही गिला है कि ईरान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट नहीं बनना चाहिए था। 60% जो है वो इनरिच करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कैंसर आइसोटोप के लिए, मेडिकल पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आपको 6 से 10 मैक्सिमम चाहिए होता है। तो ईरान ने न्यूक्लियर एनरिच कर ली और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन गया कि किसी भी वक्त वो न्यूक्लियर आर्सेनल बना सकता है। मगर साथ में उनके जो ग्रैंड जो आयतुल्लाह खामेनी हैं मरहूम, उन्होंने फतवा दे दिया कि ये इंसानियत के खिलाफ है, हम नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि मुश्तबा खामेनी ने फतवा के ऊपर जो है वो कोई इज्तिहाद करवाया है कि नहीं करवाया, फतवा मौजूद है। तो ये न्यूक्लियर की तरफ तो नहीं जाना चाहते, क्योंकि न्यूक्लियर की रेस जो है वो चाइना और रशिया को भी सूट नहीं करती। और बार बार मैं चाइना और रशिया इसलिए कहती हूँ कि ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है।
ये जंग जो है बहुत से मुल्कों को घेरने के लिए, और जिन्होंने घिरना है या घिरे हुए हैं वो ऑलरेडी ईरान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर होना नहीं है, लेकिन बार बार ईरान का ये कहना या छेड़ना अमेरिका को कि हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, अगर आप न्यूक्लियर हो चुके होते तो ये जंग हो ही ना रही होती। बिल्कुल। मेरा तो ये है, So मेरा it तो is a- सिनिकल it is सा a threat. तजरिया ये है हाँ। कि इनको न्यूक्लियर हो जाना चाहिए था। अच्छा, ठीक। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी मैं शामिल करना चाहूँगी। उसके मुताबिक यूएई ने खुफिया तौर पर ईरान पर हमला किया। क्या ये रीजनल सीक्रेट अलायंसेस की नई शक्ल है, जहां यूएई अब खुलकर इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ खड़ा हो रहा है? ये खलीज की तफरीक मुस्तकबिल में हमारे लिए कितनी चैलेंजिंग साबित हो सकती है? हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होगी। हमें ऑलरेडी पता है कि ये तफरीक मौजूद है। जिस दिन इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुए थे, हमने 24/7 HD कैमरा पे जेनोसाइड देखा है गजा के अंदर, और इन मुल्कों को जेनोसाइड की एडिंग और अबेडिंग करते हुए देखा है। हमने वो विसल ब्लोअर की रिपोर्ट जो है वो पढ़ी है, जिसपे उसने कहा है कि गजा के 2 टुकड़े करके एक पे अमाराती कॉरिडोर बनाकर उसको एक ओपन एयर प्रिजन बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बैंड्स पहनाए जाएंगे फलस्तीनियों को, और उनको फंडामेंटली डी रेडिकलाइज किया जाएगा विद द अमाराती करिकुलम। तो हमारे लिए ना चैलेंजिंग है, ना ये कोई नई बात है। हाँ, अब ये है कि दुनिया को समझ आ रही है तो बात समझने और समझाने में आसानी हो रही है। तो ये कुछ मुल्क जो हैं ये हमेशा से ही जो है वो आपस में बटे हुए हैं, और ये हमेशा से ही जो है वो इजराइल के साथ हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं और उसका एजेंडा टो करते हैं। और बाकी जो मुस्लिम उम्मा का चूरन हमें बेचा जाता है वो हमेशा से एक होक्स रहा है, ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। तो ये चीजें और खुल के सामने आ रही हैं। खुल के सामने आने से हो रहा है हमें डिसीजन लेने में आसानी हो रही है, और उस डिसीजन लेने की आसानी में ये है कि गल्फ के अंदर ऐसे कंट्रीज मौजूद हैं जो अभी भी सैनिटी जिनके अंदर मौजूद है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जैसे कि कतर, कुवैत। तो एक यूएई और बहरीन जो है अगर इजराइल को टो कर रहे हैं तो देख लें कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, एक अपार्टाइड स्टेट की का साथ देकर। अगर सऊदी अरेबिया, जिसके ऊपर जो है इस जंग में जिसको इन्वॉल्व किया गया है, वो रिस्ट्रेन का सबूत दे रहा है और ईरान के साथ जंग को बढ़ाना नहीं चाहता और ईरान उसके साथ जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, तो इससे ज्यादा 2+2 हम नहीं कर सकते कि इस रीजन के अंदर कोई जंग नहीं करना चाहता और सबको 100% क्लैरिटी है कि हमारा दुश्मन है कौन। रीजन के अंदर इजराइल है और रीजन से बाहर जो है ब्रॉडर वेस्ट है। तो इन सब मुल्कों को तो इसकी रियलाइजेशन है, लेकिन जो रिफ्ट है वो गल्फ के अंदर वो बहुत सी बुनियादों पे हो सकती है। बुनियादी तौर पे वो रिफ्ट है कि जी रिसोर्सेज जो हैं उसको कौन एक्यूमुलेट ज्यादा करेगा, किसकी बंदरगाह जो है वो वहां पे ट्रांजिट हब बनेगी, किसका एयरपोर्ट ट्रांजिट हब बनेगा, किसके पास जो है वो आके यहाँ पे एआई के जो है वो सेंटर्स बनेंगे। तो उसमें जो यूएई है वो हमेशा जो है वो गलत तरीके से खेलता है, और सऊदी अरेबिया हमेशा एथिकल और मोरालिटी को सामने रख के रखता है। यूएई को तो हम इसलिए भी नहीं भूल सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से कराची की रोशनियां जो हैं वो खत्म की, किस तरह से कराची के अंदर जो है वो लॉलेसनेस को पैदा किया और कराची पोर्ट को डिसफंक्शनल किया। जब यूएई के पास पोर्ट नाम की कोई चीज भी नहीं थी, तो कराची के अंदर एक डीप सी पोर्ट थी जो कि फुली फंक्शनल थी। तो ये नहीं हम कह सकते कि बाहर के लोग हैं, अंदर के लोगों ने भी हाथ मिलाया होगा। तो हमने ये सब देखा हुआ है, ये भुगता हुआ है, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। अब मजीद ये वॉल स्ट्रीट चीजें जर्नल मजीद के लिए क्लियर हो रही हैं, साइड्स मजीद खुल के सामने आ रही हैं। ये तो बात हो गई यूएस और ईरान के हालात की। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की, शाजिया साहिबा, सराय नूरंग धमाके और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को आप किस तरह बैनुल-अक़वामी हालात से जोड़ती हैं? क्या ये रीजनल डिस्टेबलाइजेशन के किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है? इज इट इम्पेरेटिव फॉर पाकिस्तान टू लॉन्च Operation Ghazabul Haq now to prevent the Fitnatul Khawarij from exploiting the vacuum created by regional tensions? फितनतुल खवारिज जो हैं वो फंडेड बाय इजराइल हैं, फैसिलिटेटेड बाय इंडिया हैं, और फुट सोल्जर उसमें अफगानिस्तान तालिबान जो हैं वो फराहम करते हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अब वो फैसिलिटेशन जो है इजराइल की जो पैसा है, खुला पैसा, क्योंकि वो सिर्फ इजराइल से नहीं आता, दुनिया में बहुत से ज़ायनिस्ट और बहुत से यहूदी हैं जो इजराइल के साथ सिंपैथी रखते हैं और उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया इसमें फैसिलिटेशन कर रहा है, जिसमें वो BLA के बहुत से लोग जो हैं, जिनमें से 2-3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, जिनको मेरा ख्याल है ब्लैक लिस्ट किया गया है या अरेस्ट किया गया है, मेरे पास पूरी खबर नहीं है। तो ये जो BLA के दहशतगर्द हैं, उधर से सिस्तान बलोचिस्तान में भी यही वो काम कर रहे हैं। उधर से जो कुर्द सेपरेटिस्ट हैं,
इधर से अफगानिस्तान के अंदर पूरे का पूरा एक 35 से ज्यादा फ्रैक्शंस बैठी हुई हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कहीं ना कहीं से इस रीजन के अंदर को डिस्टेबलाइज करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को खत्म करने के लिए जो है इनकी फंडिंग की जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इनको इनके साथ मुकाबला करने की अहलियत काबिलियत भी रखता है, और हमारी जो करंट जो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिटिकल विल जो है वो तो हमने देख ही ली है कि इनको खत्म करने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। तो अब हमारा सिर्फ मेरा मुतालबा सिर्फ ये है कि इसका स्पिल ओवर जो हम अपने ऊपर सहते हैं, हमें इस पूरे रीजन को इसके अंदर शामिल करना चाहिए कि आप हमारी वजह से बचे हुए हैं, वरना इसका स्पिल ओवर जो है आप तक आने में देर नहीं लगेगी। तो लिहाजा आप इसके अंदर बाकायदा जो है अपना हिस्सा डालिए, क्योंकि अब ये चीजें जो हैं वो हमें हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास पूरी कैपेसिटी है इनसे लड़ने की। जो रिसेंट अटैक हैं BLA के, वो भी सारे के सारे कहाँ से हो रहे हैं? इधर से इंडिया के अंदर जो है वो RSS का कोई एक नुमाइंदा एक बयान देता है और खुल्लम खुला कहता है जी हम तो एसिमेट्रिकल वॉर को मानते हैं, हम तो काइनेटिक वॉर के मानने वाले ही नहीं है, वो करनी ही नहीं चाहिए। तो एसिमेट्रिकल वॉर क्या है कि आप दहशतगर्दी कराते हैं, और दहशतगर्दी भी आप स्टेट स्पॉन्सर्ड कराते हैं और बॉर्डर से दूसरी तरफ कराते हैं और पूरी दुनिया में करा रहे हैं। तो इंडिया ने तो ये करके भुगत लिया है। इजराइल तमाम तर सोशल मीडिया अपनी जाती मिल्कियत जायनिस्ट की होने के बावजूद सारी दुनिया से लान तान से नहीं बच पा रहा है। ह्यूमन सेंटीमेंट जो है वो इतनी आसानी से कैप्चर नहीं होते जितनी आसानी से इन्होंने समझ लिया हुआ है। तो ये आने वाला वक्त जो है ये इसी सब्र और बर्दाश्त से हमारा गुजर जाएगा और हम एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। हम इस रीजन का एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और एक नया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उस पर काम कर रहे हैं। और अगर हम सब मिलकर इंशाल्लाह उसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो सेंट्रल एशिया, जो साउथ एशिया है एक्सक्लूडिंग एक बीच में टेररिस्ट स्टेट, और फिर गल्फ के कंट्रीज, हम अपना फ्यूचर अपने इंडिजिनस प्लान्स के साथ लिखेंगे, जिसमें वेस्ट के पास या अमेरिका के पास रिकैलिब्रेट करने की या हमसे असिमिलेट इंटीग्रेट करने की ऑप्शन रह जाएगी। वरना वो अपने आप को देख लें फिर उन्होंने क्या करना है, क्योंकि यहाँ कोई किसी को बुली या हरेस नहीं कर रहा। लेकिन हम जिस तरफ चल पड़े हैं वो आने वाला जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका प्रिकर्सर इस्लामाबाद में तैयार हो रहा है। और उसको अगर देखें तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिहाड़ीदार दहशतगर्द रेंटे टेररिस्ट जो हैं, जिनको 4 पैसे कहीं से भी मिलेंगे और वो दहशतगर्दी कर लेंगे, वो हमें दुख दे सकते हैं वक्ती तौर पे। वो हमारे बच्चों की जो है वो लाशें हमें जरूर उठाने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, वो हमारी हिम्मत को चैलेंज। बहुत शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के ऊपर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।